नमस्कार विद्यार्थियों। आपको विदित है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस में जो भारत का भूगोल है ना, बीए पार्ट फर्स्ट में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अपना अगला जो टॉपिक है अपन सॉइल्स ऑफ इंडिया का लेते हैं, यानी मृदाएं, भारत की मृदा। तो देखिए, आप बता सकते हैं कि मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ। पेडालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडालॉजी। अच्छा, मृदा होती क्या है? देखिए, ये जो ना धरातल का ऊपरी भाग जो असंगठित पदार्थों और प्राकृतिक वनस्पति के टूटने फूटने के योग से बनी है। यानी कहने का मतलब चट्टान और प्राकृतिक वनस्पति के योगदान से धरातल का ऊपरी भाग बना है, वही तो मृदा है। वैसे देखा जाए तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। देखिए, पैतृक चट्टानें, यह सेल है, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल, उच्चावच, समय, सूक्ष्म जीव सहित अनेक कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। देखिए, स्थानीय उच्चावच तथा जलीय दशाएं मृदा के गठन, पीएच मान आदि विशेषताओं को भी निर्धारित करते हैं। मृदा के संगठन में बहुत से जो पदार्थ भाग लेते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो भाग लेने वाला है मृदा के निर्माण में, संगठन में, वो है खनिज पदार्थ। यानी पूरी मृदा में 40 से 45% जो है क्या होते हैं? खनिज होते हैं। दूसरा होता है मृदा जल, सॉइल वाटर कहते हैं इसी। तीसरा इसमें होता है मृदा वायु, एयर। चौथा कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस। फिर मृदा जीव और मृदा अभिक्रियाएँ, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में, है ना, देश भर में जो प्रमुख 8 प्रकार की मृदाओं को उल्लेख किया है। कौन सी मृदा हो सकती है बताइए नाम? जैसे जलोढ़ मृदा, है ना, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट सॉइल, है ना, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पिट तथा दलदली और लवणीय तथा सारी मृदाएँ। इस तरह से ये टोटल जो मृदाएँ हैं वो कितनी हो गई हैं? 8। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। देखिए, ये विशाल मैदान नर्मदा, तापी, है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों तथा केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती हैं। अर्थात उत्तर के विशाल मैदान, यानी पंजाब से लेकर असोम तक जो फैली मृदा कौन सी है? जलोढ़। अच्छा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत मृदा कौन सी? ये जलोढ़ है, क्योंकि यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैली है। यानी देश की कुल मृदाओं का जो 43.4% है ना, भू क्षेत्र पे मई मृदा है ना। देश के 43.4% भू क्षेत्र पे कौन सी मृदा है? जलोढ़। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित है, इसलिए इसे कांप मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा कहते हैं। बाढ़ के मैदान की कांप मृदा को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कांप जो अपरदन से अप्रभावित होती हैं उसे बांगर कहते हैं। अच्छा, इसमें पोटास व चूना प्रचुर मात्रा मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश का अभाव होता है। ये अधिक उपजाऊ यानी सर्वोत्तम मृदा है। यह मिट्टी चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त है। अब दूसरी हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो देखिए, ये सर्वाधिक तमिलनाडु में, वैसे जलोढ़ मृदा जो उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती हैं, है ना। तो ये लाल मृदा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, और कुछ मात्रा में ये पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी देखी जाती है। राजस्थान के दक्षिण कुछ क्षेत्रों में ना। इसका विस्तार देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में है और ये मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति का? लोहे के ऑक्साइड। इसमें लोहे, एल्युमिनियम व चूने का अंश अधिक होता है, किंतु जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जैसे तो अनुपजाऊ है, किंतु सिंचाई द्वारा इसमें बाजरा, तंबाकू, है ना, दलहन आदि की कृषि की जाती है, मोटे अनाज हो जाते हैं इसमें। अब अगली हम बात करते हैं काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल। तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक हैं, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है काली मिट्टी। सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चर्नोजम कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग
46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर में है और ये भारतीय मृदा का तीसरा विशाल वर्ग है। यानी इसका निर्माण है ना ज्वालामुखी के उद्गारी विस्फोटों से निकले लावा से हुआ है, इसलिए इसमें लोहा, पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है ना कार्बोनेट्स की यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी नमी इसमें ज़्यादा रहती है। ये अधिक उपजाऊ होती हैं, इसलिए इसमें जड़दार फसलें जैसे कपास, तूर, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन, गन्ना, तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त है। लैटराइट मिट्टी है ना, देखिए ये मृदा ना उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, स्पेशली केरल ज़्यादा वर्षा होती है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, मेघालय। ये सह्याद्री यानी पहाड़ियों पे ज़्यादा होती है लैटराइट। सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल, असोम और मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों में देखने को मिलती हैं, अतः घाटियों में पाई जाती हैं, है ना। इसका स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर होती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें लोहा व एल्युमिनियम की अधिकता है, यानी इसमें लोहा व एल्युमिनियम की अधिकता है तथा नाइट्रोजन, पोटास, चूना व जैविक पदार्थों की कमी है। कम उपजाऊ किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें चाय, इलायची, कहवा, काजू, रबड़, सिनकोना आदि की बागानी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। लैटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। देखिए मरुस्थली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी, फॉस्फोरस और लोहे की अधिकता इसमें होती है मरुस्थली मिट्टी में। हमारे पश्चिमी राजस्थान की मेन मिट्टी कौन सी, जोधपुर आसपास मरुस्थली या बलुई या सैंडी सॉइल कहते हैं इसको ना। ये मोटे अनाज में क्या है, जवार, बाजरा, चना आदि की कृषि के लिए उपयुक्त हैं, वो सरसों के लिए भी हैं, है ना। नमी की मात्रा इसमें कम होती हैं, उच्च जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इसमें नमी और ह्यूमस क्या होता है भाई, बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब देखिए पर्वतीय मृदा कहाँ है, तो ये नवीन वो अविकसित मृदा है जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई, हिमालय प्रदेश में इसका निर्माण पहाड़ी व पर्वतीय भागों पर अपक्षय व अपर्दन से कम उपजाऊ कंकड़ पत्थर की अधिकता व से होता है। इसे वनी मृदा भी कहते हैं। इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव किंतु जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, आलू, चाय आदि फल वृक्ष उगाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की मृदा अम्लीय स्वभाव की होती है, इसमें उर्वरा शक्ति कम है। पिट तथा दलदली मृदा निर्माण, इसका निर्माण आर्द्र प्रदेशों में वनस्पति से जहाँ भारी वर्षा होती है ना, वर्षा जल का उपयुक्त प्रभाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ कीट पानी पड़ा रहता है तो पड़ हो जाती है। यानी पिट जो है वो आर्द्र प्रदेशों में भारी वर्षा वाले भागों में बनती है, यानी इसमें क्या होता है, नम जलवायु में ये बनती है ना। और सड़ी वनस्पतियों से इसका निर्माण होता है कहाँ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेशों में पाया जाता है। ये काली, भारी व अम्लीय होती हैं। इसमें जो जैविक पदार्थ वो घुलनशील नमक की मात्रा भी अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास व फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। और ये जो दलदली टाइप की जो मृदा है, दलदली मृदा तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती तथा तटीय तमिलनाडु के भागों में यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हाँ, अब देखिए अगली जो मृदा है 8वीं, वो लवणीय तथा सारी मृदा। अब देखिए ये कहाँ ऐसी पाई जाती हैं, है ना, तो ये मृदा जो है ना गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, है ना, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कच्छ के रण से दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जो नमक के कण आ जाते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में रातल की ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है, जम जाते हैं। जैसे राजस्थान में जो सांबर झील उसके आसपास जो देखने को मिलती है ना। ये मृदा पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती हैं। इन मिट्टियों को रे, कल्लर, उसर, है ना, थूर, चौपन, सीम आदि अनेक स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। ये अनुपजाऊ होती हैं। इन मिट्टियों का पुनरुत्थान उचित अपवाह, चूना, जिप्सम तथा पाइराइट्स के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है कृषि योग्य किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसमें क्या डाला जा सकता है, लवणीय सारी मृदा को समस्या को दूर करने के लिए चूना, जिप्सम और पाइराइट्स का प्रयोग होता है। सारी पदार्थों में नाइट्रोजन का अभाव रहता है, किंतु सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम
का अनुपात इसमें ठीक रहता है। इस प्रकार की मृदा में बरसीम, धान, चावल, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा और जामुन आदि लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह से हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक लवणीय मृदा है ना, यूपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें राज्यों में पाई जाती हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ना कि भाई मृदा अप्रदन एक समस्या है, मतलब ना समस्या मृदा की अप्रदन की समस्या है। तो अब देखिए, मृदा अप्रदन जो है ना, एक तो वायु द्वारा होता है और एक ये जल द्वारा होती है। तो वायु द्वारा अप्रदन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और दक्षिण हरियाणा में अधिक होता है, और जल द्वारा जो इसका अप्रदन है वो यमुना व चंबल नदी घाटी, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट आदि में पाया जाता है ना। चंबल नदी घाटी में तो उत्खात इलाकाती यानी बैडलैंड टोपोग्राफी जो बनी है ना, वो इस चीज़ से बनी हुई है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अभी जो मृदा है वो ये भारतीय जो मृदा अपन जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई इसमें पीएच क्या होता है, तो एक वैल्यू होती है पीएच की, है ना। तो अब देखिए, तो इससे बोलते हैं मृदा अभिक्रिया। तो इसके इसमें क्या है कि इसके ना अम्लीय या सारी प्रकृति पर जो मृदा ये निर्भर करती हैं, और मृदा अभिक्रिया ना पीएच से मापी जाती है। तो अम्लीय मृदा में जो पीएच का मान 7 से कम होता है, जबकि सारी मृदा में पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन मृदा में जो पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए कितना पीएच चाहिए, तो देखिए सामान्यतः पौधों की वृद्धि के लिए ना पीएच 6 से पीएच 7.5 के मध्य होना चाहिए, है ना। इसी रेंज के बीच में पौधे अपनी सारी जो है क्रियाएँ वगैरह करते हैं। तो इस तरह से हमने ये मृदाओं का जो टॉपिक समस्याएं थी, मृदाओं के प्रकार थे, वो देखे। फिर भी अब आप एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिएगा कि पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक माने गए, बताइएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तत्व हैं जिन्हें प्राथमिक तत्व कहते हैं, ये जरूरी हैं, है ना। इन तत्वों के आधार पर उर्वरकों के प्रकार भी होते हैं, खाद्य हैं, जैसे नाइट्रोजन उर्वरक जिसमें यूरिया होता है, फॉस्फोरिक उर्वरक होता है, रॉक फॉस्फेट, शुक्र फॉस्फेट वगैरह, है ना। पोटेशियम उर्वरक जैसे पोटास खाद ये होते हैं। मिश्रित उर्वरक जिसमें डाई अमोनियम सल्फेट वगैरह होता है ना। तो उर्वरकों के अधिक प्रयोग से है ना मृदा का पीएच मान क्या होगा, बिगड़ जाएगा, और मृदा सारी या अम्लीय हो जाती है। अगर अम्लीय मृदा है तो हम चूने से ठीक करते हैं, और सारी मृदा है तो वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।